म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन आपके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है ये कैसे पता कर सकते हैं? इतने सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, इतने तरह के म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं। अब उसमें से कैसे डिसाइड करें कि अपने लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है? कोई कहता है इसमें इन्वेस्ट कर दो, कोई कहता है उसमें इन्वेस्ट कर दो। अब ऐसे में आप खुद इतने स्मार्ट अप बन सकते हैं कि आप खुद से ही अपना म्यूचुअल फंड चूज करें। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे कि आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर सकते हैं। साथ में मैं आपको बताऊंगी म्यूचुअल फंड्स का क्या कॉन्सेप्ट है। बिगिनर्स के लिए अगर किसी को नहीं पता है कि म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं तो शॉर्ट में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, और म्यूचुअल फंड्स में किन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए वो भी डिस्कस करेंगे। आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऑफ कोर्स आपके काम की बात बीच में आएगी कि कैसे आप अपने लिए सही म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है जब आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, और लास्ट में आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम यही सब डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू अनदर क्लास विद मी गुरप्रीत। सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। इसमें बेसिकली क्या होता है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड है, उसमें इन्वेस्टर्स जो हैं वो साथ में आते हैं और मनी को पूल करते हैं, दे पूल मनी। मान लीजिए आपके 4-5 दोस्तों का एक ग्रुप है और उन्होंने कुछ भी परचेज करना है, लेट्स से कोई बाइक परचेज करनी है, तो वो सारे 4-5 जने जो है ना वो एक साथ आ जाते हैं और एक साथ मिलकर बाइक के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, पैसा पूल करते हैं। अब मान लीजिए उसमें से कोई एक बंदा सोचता है कि मैं अकेले ही वो बाइक खरीद लूंगा, तो दैट इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि उसके पास वो फंड्स ही नहीं है। लेकिन अगर वो चारों मिल जाएं तो चारों मिलकर अगर पैसा लगाएं तो उनके पास इतने फंड्स हो जाएंगे कि हाँ वो बाइक खरीद सकते हैं, और वट एवर उनका जो भी पर्पस है बाइक खरीदने का वो सर्व हो जाएगा। म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट भी सिमिलर है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, अलग अलग इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे को पूल करते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं और एक म्यूचुअल फंड में डालते हैं। उस म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है एक प्रोफेशनल मैनेजर। एक हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं। प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं उस फंड को मैनेज करने के लिए। वो प्रोफेशनल मैनेजर्स देखते हैं कि अब ये जो पैसा आया है इसे कहाँ लगाना है। आप ये चूज करते हैं कि आप किस तरह का म्यूचुअल फंड जो है ना उठा रहे हैं, और वो म्यूचुअल फंड पैसा कहाँ लगाएगा ये आपको पता होता है। तो यहाँ पर जो मैनेजर्स हैं वो किसी एसेट में पैसा लगाएंगे, हो सकता है वो शेयर्स में लगा दें, बॉन्ड्स में लगा दें, किसी और एसेट में वो पैसा लगा दें, और फिर वहाँ से उस एसेट से क्या है वो रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं हम इन्वेस्टर्स के लिए। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है कि बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, पैसा पूल करते हैं एक म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में मैनेजर्स होते हैं, वो मैनेजर्स उस म्यूचुअल फंड को हैंडल करते हैं, उस पैसे को हैंडल करते हैं, उस पैसे को अलग अलग जगह लगाते हैं ताकि आपके लिए रिटर्न्स जनरेट हो सके। तो बहुत बेसिक सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और इजी एग्जांपल देने के लिए अगर मैं बात करूं, मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया एट अ सर्टेन NAV इज नेट एसेट वैल्यू, और उस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं 3 मैनेजर्स। ये मैनेजर्स आपके पैसे को आपके और आपके साथ साथ जो और भी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगाया है उसे हैंडल करेंगे, और फिर उसे चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, किन्हीं दूसरे एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि वो इन सब जगहों पर पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ से उनका अल्टीमेट एम क्या है, रिटर्न्स जनरेट करना। रिटर्न्स वो जनरेट कर लेते हैं। आपने जिस NAV पे इसमें इन्वेस्ट किया था यहाँ पर म्यूचुअल फंड पे, वो NAV आपका इंक्रीज हो जाता है, और अल्टीमेटली आपने जो पैसा लगाया है, जो इन्वेस्टेड आपका अमाउंट है वो भी बढ़ता चला जाता है। तो ये इस सर्कल में बेसिकली आपका एक म्यूचुअल फंड काम करता है। पर्पस आपका क्या है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का, कि आपको रिटर्न्स चाहिए। वो काम आपके लिए मैनेजर्स करते हैं। मैनेजर्स भी बदले में आपसे क्या लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो लेते हैं, जो कि हम वीडियो के आगे समझेंगे। सो आई होप कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब अगर मैं बात करूं कि म्यूचुअल फंड में फिर इन्वेस्ट किसको करना चाहिए, ठीक है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, तो म्यूचुअल फंड में सबसे पहली बात ऐसे लोगों को इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। अगर आपको चाहिए कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड रहे तो म्यूचुअल फंड कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि म्यूचुअल फंड अलग अलग एसेट्स में आपका पैसा लगाता है। आपको अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स मार्केट में देखने को मिलते हैं, और क्योंकि आपका अलग अलग एसेट्स में पैसा लगा हुआ है तो रिस्क जो है वो कम हो जाता है, रिस्क को स्प्रेड आउट कर देता है। तो ऐसे केस में अगर डाइवर्सिफिकेशन के लिए अगर आप एक ऑप्शन ढूंढ रहे हैं तो 100% एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। उसके अलावा अगर आपको एक्सपर्ट मैनेजमेंट चाहिए तो भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज एज डिस्कस प्रीवियसली म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं एक्सपर्ट मैनेजर्स। अब ऐसे में क्या है कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक्सपर्ट मैनेजर्स मिलेंगे और वो आपके लिए इस म्यूचुअल फंड को आपके
हैंडल करेंगे। यानी कि आपको बैठ के फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि अभी मुझे यहाँ पैसा लगाना है, अभी मुझे यहाँ से पैसा निकालना है। वो काम आपके लिए आपके मैनेजर्स कर देंगे। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए, लिक्विडिटी बेसिकली क्या होता है कि आप कितनी आसानी से किसी म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को खरीद या बेच पा रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा चाहिए, एक ऐसा एसेट चाहिए जिसमें लिक्विडिटी ज़्यादा हो, तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप यूनिट्स को कभी भी रिडीम कर सकते हैं और कभी भी जो है ना खरीद सकते हैं। बट देयर इज़ अ कैच जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कॉस्ट इफेक्टिव। ऑफ कोर्स कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं म्यूचुअल फंड्स। आपको बहुत बड़े कॉर्पस की ज़रूरत नहीं है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए। आप 500 रुपये से 300 रुपये से भी अब तो शुरुआत कर सकते हैं। SIP से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल अमाउंट से आप जो है ना इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं। अगर किसी एक इंडिविजुअल को इन्वेस्ट करना हो, क्योंकि फंड साइज जो है वो बहुत बड़ा होता है, 10,000 करोड़ रुपीज़ का फंड साइज होता है किसी म्यूचुअल फंड का, तो कोई एक इंडिविजुअल तो 10,000 करोड़ रुपए बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है, नहीं दे सकता। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टर्स अगर एक साथ आ जाए तो ऐसे केस में क्या है, कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन म्यूचुअल फंड आपको मिल जाता है, प्लस रिटर्न्स। अगर आप किसी और इन्वेस्टमेंट टूल से कंपेयर करते हैं, अगर आप किसी गवर्नमेंट सिक्योरिटी से, FD से, अपने बैंक अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट से कंपेयर करते हैं, तो म्यूचुअल फंड्स में आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, गिवन आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। तो अगर आपको ये बेनिफिट्स चाहिए, अगर आप ये बेनिफिट्स सीख कर रहे हैं, तो आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके काम की कि आप एक सही म्यूचुअल फंड कैसे चूज कर सकते हैं। वेल, म्यूचुअल फंड चूज करना ऑफ कोर्स बहुत ट्रिकी हो सकता है, बिकॉज ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने से पहले सबसे पहले 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो आपको चूज करनी है कैटेगरी, कि आपको किस तरह का म्यूचुअल फंड चाहिए। म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेट म्यूचुअल फंड, ELSS, हाइब्रिड, बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी कैटेगरी डिसाइड करनी है, और अगर आपने एक बार अपनी कैटेगरी डिसाइड कर ली तो उसमें भी एक लंबी लिस्ट आ जाती है म्यूचुअल फंड्स की। तो आपको फिर उसमें चूज करनी है अपनी मन पसंदीदा स्कीम। ये 2 चीज़ें सबसे पहले आपको प्राइमरी फोकस रहेंगी आपका जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको कैटेगरी चूज करनी है कि म्यूचुअल फंड की कौन सी कैटेगरी मैं लूँ, इक्विटी लूँ, डेट में लूँ, किस में इन्वेस्ट करूँ, तो उसके लिए आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, पहले वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और सबसे बेसिक, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। बहुत बेसिक साउंड करेगा कि अरे यार इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ही तो है, इसमें क्या बड़ी बात है, लेकिन ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप अपने चिल्ड्रन के लिए जो है ना कोई म्यूचुअल फंड परचेज करें, उनके एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहते हैं, चाहे आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं, चाहे आप मैरिज के लिए, एनी XYZ फैक्टर, कुछ भी हो सकता है, आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस पर्पस के लिए इन्वेस्ट करना है। ऑब्जेक्टिव आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपनी कैटेगरी सही तरीके से चूज कर सकते हैं। बिकॉज हर म्यूचुअल फंड का अपना खुद का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। जब भी आप म्यूचुअल फंड खरीदेंगे, जब भी आप देखेंगे उसको प्रॉपरली, तो वहां पर इनका म्यूचुअल फंड हाउसेस का भी इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव साथ में आपको देखने को मिलेगा कि हाँ उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो इक्विटी में, यानी कि अलग अलग कंपनीज के शेयर्स में पैसा लगाएं। तो अगर ये इक्विटी में पैसा लगा रहे हैं लेट्स से, तो ये थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव क्या है, तो अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो हो सकता है आप इसको अवॉइड कर देंगे। हो सकता है आप किसी सेफर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव वो नहीं है। तो ऐसे केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता हो कि आप क्यों जो है ना पहली बात इन्वेस्ट करें, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये आपके माइंड में पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद टाइम होराइजन आपको पता होना चाहिए, इसी से लिंक्ड है भाई। आपको पता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हाँ आपको कितने टाइम के लिए आप इन्वेस्टेड मार्केट में रह सकते हैं, कितने टाइम तक आप जो है ना अपना पैसा मार्केट में लगाए रख सकते हैं। तो यहाँ पर टाइम होराइजन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बिकॉज अगर आप ये सोचेंगे कि 1 साल के अंदर अंदर अगर मैंने इक्विटी में पैसा लगाया है तो मैं 1 साल के अंदर अंदर मुझे इतने सारे रिटर्न्स मिल जाएंगे और मैं रिडीम कर लूँगा या मैं रिडीम कर लूँगी, तो ये बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाती है। तो आपको अपना टाइम होराइजन पता होना चाहिए। प्रेफरेबली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स देते हैं, तो टाइम होराइजन को लेकर भी क्लैरिटी आपके माइंड में ऑलरेडी होनी चाहिए जब आप एक कैटेगरी चूज कर रहे हैं।
तो आपका टाइम होराइजन टारगेट बेस्ड होना चाहिए, बिकॉज अलग अलग म्यूचुअल फंड जो हैं वो अलग अलग तरह के परफॉर्मेंस डायनामिक्स जो हैं आपको ऑफर करते हैं अलग अलग टाइम फ्रेम्स में। अगर आपको शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव चाहिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है, ज़्यादा टाइम के लिए इन्वेस्टेड नहीं रह सकते, तो आप लिक्विड फंड लीजिए, आप लो ड्यूरेशन फंड्स लीजिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड रह सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव उस हिसाब से है, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स ले सकते हैं। तो कहने का मतलब बेसिकली यही है कि आपको अपना टाइम होराइजन पता होना चाहिए कि आप कितने टाइम तक के लिए मार्केट में इन्वेस्टेड रह सकते हैं। उसके बाद आता है रिस्क टॉलरेंस, ऑफ कोर्स इसी से कनेक्टेड है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव पता है कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ या मैं क्यों इन्वेस्ट कर रही हूँ। आपको पता है कि हाँ, मैं इतने टाइम तक इन्वेस्टेड रह सकती हूँ या रह सकता हूँ। अब आपको तीसरी चीज़ ये ज़रूर पता होनी चाहिए कि आप कितना रिस्क उठा सकते हैं, बिकॉज मार्केट इज़ वॉलेटाइल। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स एट द एंड ऑफ द डे शेयर मार्केट से कनेक्टेड होते हैं। वॉलेटिलिटी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाती है, वो रिफ्लेक्ट हो सकती है म्यूचुअल फंड्स पे, सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि आपका रिस्क टॉलरेंस कितना है, आपको उसे इवैल्यूएट करना है। टू हेल्प यू विद दैट, सेबी भी कैटेगराइज करता है म्यूचुअल फंड्स को अलग अलग लेवल्स पे। ये लो से हाई के रेंज में आपको म्यूचुअल फंड्स में दिख जाएगा कि हाई रिस्क है, लो रिस्क है। जब आप भी म्यूचुअल फंड्स का जो एनालाइज करेंगे, अगर आप देखेंगे अपने लिए म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हाई रिस्क, वेरी हाई रिस्क, लो रिस्क। तो सेबी ऐसे कैटेगराइज करता है म्यूचुअल फंड्स को आपको हेल्प करने के लिए। तो आप अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से देखें। फॉर एग्जांपल इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो उनमें रिस्क ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड हैं तो उनमें आपको हाई रिटर्न्स का पोटेंशियल देखने को मिलेगा। वहीं अगर डेट फंड्स की बात करें तो उनमें रिस्क कम होता है, लेकिन फिर उनमें रिटर्न्स का पोटेंशियल कम हो जाता है। तो आपको रिस्क टॉलरेंस अपनी ज़रूर पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है लिक्विडिटी। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, लिक्विडिटी बेसिकली कि आप कितनी आसानी से म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बेच सकते हैं और ख़रीद सकते हैं। तो यहाँ पर लिक्विडिटी अगर आपको पता होनी चाहिए। आपको अगर लगता है कि हाँ, इमरजेंसी में आपको ये पैसा निकालना पड़ सकता है, तो आप ऐसा म्यूचुअल फंड चूज़ करें जिसकी लिक्विडिटी ज़्यादा हो, कोई उसमें लॉक इन पीरियड ना हो। वैसे तो मोस्टली सभी म्यूचुअल फंड्स में कोई जो है ना लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती, ज़्यादातर लिक्विड ही होते हैं। लेकिन जैसे ELSS फंड्स होते हैं तो उनमें 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड होता है। तो आप अपने म्यूचुअल फंड्स का लॉक इन पीरियड ज़रूर चेक करें जब आप लिक्विडिटी की तरफ अगर आपका फोकस है। अगर आपको चाहिए कि हाँ, कभी भी पैसा निकाल सकें, कभी भी उसे बेच सकें, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको लिक्विडिटी को भी कंसिडर करके चलना है जब आप कैटेगरी सिलेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपने इन फैक्टर्स के जरिए ये चूज कर लिया कि आपको कौन सी कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चाहिए। अब एक कैटेगरी आपने सिलेक्ट कर ली, तो उस कैटेगरी में भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स अपना जो है ना म्यूचुअल फंड लॉन्च करते हैं। बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के आपको म्यूचुअल फंड्स देखने को मिलेंगे। तो उन सारे ऑप्शंस में से आप कैसे चूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक इक्विटी म्यूचुअल फंड भी सिंपल टाइप करेंगे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे तो आपको बहुत लंबी लिस्ट मिल जाती है। तो आप उनमें कैसे जो है ना एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज कर सकते हो, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। सबसे पहला है एक्सपेंस रेशियो। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा था, जब कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कि बदले में जब एक मैनेजर, जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड को हैंडल करते हैं, तो वो बदले में आपसे लेते हैं एक्सपेंस रेशियो। नाउ ये चीज़ आपको देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी किसी म्यूचुअल फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा होता है, किसी किसी का मिनिमल होता है, कम होता है। तो आपको लगता है कि हाँ, आप इसे पे कर सकते हो। सो एक्सपेंस रेशियो बेसिकली वही फी है, एक एनुअल फीस होती है जो चार्ज करता है एक म्यूचुअल फंड आपको। बेसिकली प्रोफेशनल मैनेजर्स की फ़ी होती है, इसमें मैनेजमेंट फीस होती है, डिस्ट्रीब्यूशन फीस होती है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो एक्सपेंस रेशियो है वो आपके नेट रिटर्न्स को कम कर सकता है। हेंस आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना है जिसमें कम एक्सपेंस रेशियो हो। एक म्यूचुअल फंड में एक्सपेंस रेशियो, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो अलग अलग होता है। आपको हर एक म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो खुद से अलग से चेक करना होगा। तो ये रेंज करता है 0.05% से 2.25%, राइट। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कितना परसेंटेज जो है ना आपका एक्सपेंस रेशियो में खर्च हो जा रहा है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये आप कंपेयर कर सकते हैं, उसी एक ही कैटेगरी के अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में कंपेयर कर सकते हैं कि किसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है, किसका एक्सपेंस रेशियो कम है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि अगर किसी म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है तो वो एक ख़राब म्यूचुअल फंड है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर किसी का, अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो भी पे
कर रहे हैं और अगर आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है उस म्यूचुअल फंड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेंस रेशियो सिर्फ इसलिए है कि आपका जो टोटल रिटर्न है वो कम ना हो जाए। तो आपको अगर लगता है कि आप अपने टोटल रिटर्न में से इतना पे कर सकते हैं, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। ये भी एक पैरामीटर है जिसके जरिए आप कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर म्यूचुअल फंड है। उसके बाद आता है एग्जिट लोड। एग्जिट लोड बेसिकली एक समझ लीजिए एक पेनल्टी आपके ऊपर लगाई जाती है कि आप उस म्यूचुअल फंड को छोड़ रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया और आपने 1 साल से पहले वो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स जो है वो बेच दी, आपको थोड़ा बहुत रिटर्न मिला और आपने उसे बेच दिया। तो ऐसे केस में वो जो म्यूचुअल फंड है वो आपके ऊपर लगाएगा एक फीस जिसे कहा जाता है एग्जिट लोड। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स में अब ये 15 डेज से पहले भी एग्जिट लोड आता है कि 15 दिन से पहले आप नहीं निकाल सकते। 1 ईयर का भी है कि लेस देन 1 ईयर तो आपको रहना ही रहना है, किसी में सिर्फ लेस देन 15 डेज है। तो ये भी वेरी करता है अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में। तो एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में हमें अलग अलग एग्जिट लोड देखने को मिलता है। जैसे कि अगर मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करूं तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में 1% जो है ना एग्जिट लोड देखने को मिलता है। इसके अलावा डेट फंड्स की अगर बात की जाए तो डेट फंड्स में 0.25% एग्जिट लोड जनरली देखने को मिलता है। और इसके अलावा ELSS फंड्स होते हैं। ELSS फंड्स में बात करें तो इसमें एग्जिट लोड नहीं होता है क्योंकि इसमें ऑलरेडी 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड आपको देखने को मिलता है, यानी कि 3 साल से पहले आप उस म्यूचुअल फंड को नहीं छोड़ सकते। तो एग्जिट लोड भी आपके नेट रिटर्न को कम कर सकता है। तो हेंस आपको एक ऐसा म्यूचुअल फंड चूज करना है जिसमें बहुत कम या एग्जिट लोड हो ही ना, राइट। तो जितना कम एग्जिट लोड होगा उतना बेटर होगा। तो ये दोनों ही रेशियोज जो हैं, दोनों ही मेट्रिक्स जो हैं आपकी हेल्प करेंगे कि आपके टोटल रिटर्न्स जो हैं वो अफेक्ट ना हो, कम ना हो। उसके लिए आपको ये दोनों पैरामीटर जरूर चेक करने हैं। उसके बाद आ जाता है फंड परफॉर्मेंस, राइट। फंड परफॉर्मेंस से आप चेक करेंगे, आप अलग अलग फंड को जो है ना कंपेयर करेंगे एक ही कैटेगरी में कि कौन से म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। यूजुअली आप देखते हैं कि पिछले 1 साल में एक म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में हिस्टोरिकली कैसे रिटर्न्स दिए हैं। आप देखेंगे कि कितना कंसिस्टेंट उसने रिटर्न दिया है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, तो ज़रूर चेक करें कि उसका फंड परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आप बाकी म्यूचुअल फंड से भी कंपेयर करें उसकी फंड परफॉर्मेंस और उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड की फंड परफॉर्मेंस भी चेक करें। देखें कि उसने कितने कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए हैं, पीयर्स के साथ कंपेयर करें। फंड का साइज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है देखना जब आप फंड परफॉर्मेंस की बात करें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा अगर फंड साइज है, मान लो बहुत 1000 करोड़ रुपए का अगर फंड है, राइट, तो वो बहुत अच्छा होने वाला है। हो सकता है कि एक छोटा म्यूचुअल फंड हो, छोटा फंड साइज हो, उसका 6-7 हज़ार करोड़ रुपए का छोटा सा फंड हो, राइट, और उसमें जो है ज़्यादा रिटर्न्स मिलने के चांसेस हो क्योंकि छोटा फंड साइज है तो मैनेजर्स के लिए हैंडल करना भी ईजी है। बहुत ज़्यादा अगर बड़ा अमाउंट है, 15, 16, 14 हज़ार करोड़ रुपए का अगर म्यूचुअल फंड है तो वो ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मैनेजर्स के लिए उसे हैंडल करना। तो फंड साइज भी आप जरूर चेक कर सकते हैं कि कितना फंड साइज है किस म्यूचुअल फंड का। लेकिन ये जरूर याद रखना है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है, ये सब जो चीजें हैं ये इंडिकेट नहीं करती हैं कि आगे भी फ्यूचर में भी वो आपको सिमिलर रिटर्न्स दे सकता है कि नहीं, राइट। लेकिन फंड परफॉर्मेंस स्टिल चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये देखना कि कंसिस्टेंट रिटर्न्स मिले हैं कि नहीं। अगर आप इक्विटी, जैसे मान लीजिए अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाँ स्टॉक मार्केट पे इस पीरियड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी या इस पीरियड पे मार्केट बहुत नीचे था, तो आप उस टाइम फ्रेम में जाके चेक कर सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्म किया था। अगर उसमें भी ठीक है थोड़ा बहुत नीचे गिरा था या थोड़ा बहुत रिटर्न्स ही दे पाया था तो यानी कि ठीक ठाक म्यूचुअल फंड है, वॉलेटिलिटी में भी बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गिरा है, तो आपको एक आइडिया दे देगा बेसिकली फंड परफॉर्मेंस कि हाँ आपका पैसा सेफ हैंड्स में है कि नहीं। उसके बाद आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, टैक्सेस। टैक्सेस की बात करें तो टैक्सेस का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। आप जो भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे, जो भी गेन्स आपको मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स में, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगाया जाएगा। अगर आप 1 साल से पहले रिडीम कर लेते हैं 20% आपको जो है ना पैसा देना पड़ेगा अपने रिटर्न्स में से, अपने गेन्स में से। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा 12.5% अगर आप 1 साल से ज़्यादा रखते हैं और अगर आपका जो गेन है वो 1.2 लाख रुपीज़ से 25 लाख रुपीज़ से ज़्यादा हो जाता है। उसके अलावा ELSS म्यूचुअल फंड्स भी आ जाते हैं, इस पर टैक्स बेनिफिट मिलता है आपको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत। इसमें आप बेसिकली अपने टैक्सेबल इनकम को कैपिटल गेन से जो है सेव कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स को ये बेनिफिट मिलता है। सो एक टैक्सेशन का बेनिफिट भी आप ज़रूर चेक करें कि
कौन से म्यूचुअल फंड में है, कौन से म्यूचुअल फंड में नहीं है, तो उस हिसाब से फिर आप अपनी एनुअल इनकम को सेव कर सकेंगे और ज़्यादा रिटर्न्स पा सकेंगे। उसके बाद आता है डायरेक्ट प्लान्स। बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आप देखेंगे आगे लिखा होता है रेगुलर प्लान, डायरेक्ट प्लान। एक डायरेक्ट प्लान जो होता है उसमें ब्रोकरेज फी, कोई कमीशन फी नहीं होती है, आप सीधा सीधा म्यूचुअल फंड खरीदते हैं, आपको कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन अगर आप कोई रेगुलर प्लान खरीद रहे हैं लेट्स से, तो उसमें हो सकता है आपको ब्रोकरेज फी जो है वो देनी पड़े, ब्रोकर फी जो है वो देनी पड़े। सो डायरेक्ट प्लान्स आपको अलाउ करते हैं कि आप किसी इंटरमीडियरी के बिना, किसी ब्रोकर, एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर के बिना डायरेक्टली म्यूचुअल फंड खरीद सके, इसे डायरेक्ट प्लान कहा जाता है। डायरेक्ट प्लान्स में जनरली जो एक्सपेंस रेशियो है वो कम होता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आजकल आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डायरेक्ट प्लान्स खरीद सकते हैं, तो ये भी एक छोटा सा फैक्टर है। जब आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो ऊपर देख लें कि डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है। अगर डायरेक्ट प्लान होगा तो एक्सपेंस रेशियो कम होगा और ईजी है और सिंपल प्रोसेस है आपके लिए म्यूचुअल फंड खरीदना। उसके बाद आ जाता है फंड मैनेजर। ऑफकोर्स फंड मैनेजर की बात करें तो आपको लगेगा कि फंड मैनेजर्स तो अच्छे ही होते हैं, ऑफकोर्स अच्छे ही होते हैं, लेकिन आप एक बार ज़रूर जाएं जब आप एक म्यूचुअल फंड के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं तो नीचे फंड मैनेजर की डिटेल्स होती हैं। लेट्स से कोई एक फंड मैनेजर है, 2 हैं, 3 हैं, सबकी डिटेल्स दी होती हैं। उसमें बताया होता है कि एक फंड मैनेजर, कोई पर्टिकुलर अगर फंड मैनेजर है तो उसने और कौन से म्यूचुअल फंड्स हैंडल किए हैं। लेट्स से किसी कोई XYZ कोई भी प्रोफेशनल मैनेजर है, उसने XYZ कोई प्रीवियसली म्यूचुअल फंड हैंडल किया हुआ है, तो आप वो वाला म्यूचुअल फंड जाकर भी चेक कर सकते हैं कि वो म्यूचुअल फंड उसने कैसे हैंडल किया है। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना है कि फंड मैनेजर्स आपके कैसे हैं, कितना एक्सपीरियंस उनके पास है, कितने म्यूचुअल फंड्स वो हैंडल कर चुके हैं, और जो म्यूचुअल फंड्स उन्होंने हैंडल किए हैं उन्होंने कैसे हिस्टोरिकली रिटर्न्स दिए हैं, उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है। तो फंड मैनेजर क्योंकि आपके पूरे फंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, वही आपके फंड को हैंडल करेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी रिसर्च थोड़ी सी फंड मैनेजर के ऊपर भी करें। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम चूज कर रहे होंगे, कैटेगरी चूज कर रहे होंगे। इन फैक्टर्स का आप जरूर ध्यान रखें और रिमेंबर खुद की रिसर्च भी इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है जब आप एक म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स योर मनी, वो आपका पैसा है, आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रादर देन किसी की सुनी सुनाई इन्वेस्ट करने के बजाय खुद से थोड़ी सी रिसर्च करके खुद से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं है। अब बात करें कि ठीक है आपको समझ आ गया कि क्या पैरामीटर्स है, तो आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। आज के टाइम में म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत ईजी हो गया है। बेसिकली सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप म्यूचुअल फंड्स में 2 तरीकों से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप लंप सम कर सकते हैं, आपको लगता है कि हाँ आपके पास अच्छा अमाउंट है, आप एक साथ वो अमाउंट जो है ना, ज़्यादा अमाउंट लेट्स से 50,000, 20,000, 30,000 लंप सम है आपके पास, तो आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप एक तरीका ये भी है कि आप लंप सम जो है ना पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दें। एक है SIP। आपको लगता है कि आप सैलरी पर हैं और आप एक साथ लंप सम नहीं लगा सकते हैं, आप 1,000 रुपये की, 2,000 रुपये की SIP स्टार्ट कर सकते हैं अगर, तो आप SIP के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए। अब आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पोर्टल्स पर जाकर आप जो है ना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके पोर्टल्स के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की वेबसाइट पर आप जाइए, वहाँ से आप डायरेक्टली क्या है म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करके आप वहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप RTA पोर्टल्स के थ्रू, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट्स पोर्टल के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट से इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इनके ऑफिस जाके भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑफिस पर पहुँच कर भी आप वहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और वेबसाइट्स से भी जो है ना वहाँ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स आजकल मोबाइल ऐप्स आ गई हैं, बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, उनके थ्रू आप बहुत इजीली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे बैंक्स भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स का ऑप्शन ऑफर करते हैं, तो आप बैंक्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लास्टली आप स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप ऑनलाइन इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी KYC जो है हैज़ टू बी रजिस्टर्ड, राइट। कुछ की डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें आपसे मांगी जाएंगी बहुत बेसिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए। बस आपसे ये सब चीज़ें ली जाएंगी और आप बहुत इजीली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऑल इन ऑल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत मुश्किल नहीं है। आप थोड़ी सी खुद से रिसर्च करके यू कैन स्टार्ट योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जर्नी और आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं। हालांकि कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करें। इसके अलावा अगर आप कोई और फाइनेंशियल टॉपिक समझना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।
If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.